श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चाइना से बातचीत करके एक मोटरेबल रास्ता सिक्किम से खोलने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। वो हो जाएगा तो फिर ये जो परिश्रम करना होता है पैदल जाने का, वो करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन चाइना से जो सरदार पटेल ने उनकी चिट्ठी में लिखी वो पढ़ने लायक है। उन्होंने कहा कि उनकी चापलूसी करके वो कभी आप उनसे काम नहीं ले सकते। वो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, उनको उनकी जो सही मंशा उसको समझना है। और इसीलिए उन्होंने 10 पॉइंट प्रोग्राम बनाकर जवाहरलाल नेहरू को दिया, ये 10 पॉइंट आप लोगों को करना चाहिए। और वो बात जो उन्होंने ये साफ कहा, उसमें एक बात है पॉइंट ई, यानी ABCD में लिखा है उन्होंने पॉइंट्स। पॉइंट ई उस लेटर में उन्होंने कहा है कि अभी कोरियन वॉर शुरू होने वाली है और सारा पश्चिमी देश चाइना के खिलाफ होगी और चाइना को निकाल देगी यूनाइटेड नेशन से, यह कहकर कि ये कम्युनिस्ट बन गए हैं, ये इलीगल गवर्नमेंट है। शंघाई शेक की गवर्नमेंट उस समय 1945 में तय हुआ था कि शंघाई शेक की जो गवर्नमेंट है वही परमानेंट मेंबर बनेगी एशिया के प्रतिनिधि के रूप में, और 5 में एक चाइना थी, उसका उस समय राष्ट्रपति शंघाई शेक था। 1950 में अमेरिका ने कोरियन वॉर शुरू होते ही निकाल दी, चाइना को निकाल दी और जगह खाली हो गई। और उन्होंने हिंदुस्तान को आमंत्रित किया कि चाइना का जगह तुम ले लो। 1951 में उन्होंने ये निमंत्रण दिया। उस समय सरदार पटेल नहीं थे और जवाहरलाल नेहरू ने कहा ये तो हम नहीं कर सकते, ये इमोरल है। नैतिकता की भाषण देने वाले जवाहरलाल नेहरू, लेकिन उन्होंने नैतिकता की बात कही। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कहाँ नैतिकता होती है, तो राष्ट्रहित होती है। अमेरिका ने आपको लिखित में, जॉन फॉस्टर डलस ने चिट्ठी लिखकर कहा कि यू आर वेलकम टू टेक चाइना's प्लेस, सिक्योरिटी काउंसिल का फुल मेंबर विद वीटो। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा यह चाइना का जगह है। क्यों कहा? क्योंकि सोवियत रूस ने कहा कि उस समय सोवियत रूस चाइना का संरक्षक था, कम्युनिस्ट थे, दोनों देश थे, और यह नया कम्युनिस्ट बना था। सोवियत रूस पर का दबाव जवाहरलाल नेहरू पर जरूर था। उसका कारण अभी तक फाइलों में छिपा हुआ है। प्रफुल्ल भाई, आप नरेंद्र भाई से कहिए कि वो फाइल को बाहर निकालें। जिस कारण से सुभाष चंद्र बोस तो हवाई जहाज के क्रैश में नहीं मरे, वो तो बहाना था छिपाने के लिए, लेकिन स्टालिन ने उनको गोली से मारा गिरफ्तार करने के बाद। ये फाइलों में है, बाहर निकलने की आवश्यकता। और उस कारण से रूस की पकड़ हमारे देश में, जब तक रूस की बिखराव नहीं हुई, नहीं, सोवियत यूनियन की 16 देश में बिखराव हुई थी 1990 में, उसके बाद वो सोवियत यूनियन खत्म हो गई। लेकिन वो सीट जो उस समय हम लेते, जैसे सरदार पटेल ने पहले ही बता दिया था, आज हम भीख मांग कर घूम रहे हैं कि हमें यूनाइटेड नेशन ले लीजिए, ले लीजिए। हाँ लेंगे, अब बहुत लेने लायक हैं, ये भी भाषण सब देते हैं, लेकिन कोई करता नहीं है। तो ये सरदार पटेल की जो बात कही गई थी उस समय सही निकली। चीन के साथ आज हमें समझौता करनी है तो शक्ति के आधार पर करनी चाहिए। चीन को अमेरिका दुश्मन है, हम अमेरिका के पिट्ठू नहीं बन सकते, लेकिन चीन को हमारी आवश्यकता पड़ सकती है। अमेरिका जरूर चाइना के साथ कभी युद्ध कर दें ताइवान के विषय पर, जैसे सरदार पटेल ने लिखा है चिट्ठी में, तब मौका मिलेगी, उन्होंने कहा।
और वो मौका मिलेगी उस समय हमें क्या करना चाहिए, अमेरिका का साथ नहीं देना चाहिए, चाइना को शर्त देना चाहिए, हमारे ये चीज़ बाकी पड़े हैं इसको करो, हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे। अमेरिका को हम तिब्बत को जाने के लिए अपना ज़मीन दे दें, हमारी हवाई जहाज़ अड्डे में उनका विमानपत्तन में उनका हवाई जहाज़ उतरने के लिए मौका दे दें, तो चाइना अमेरिका के लिए तो बहुत फ़ायदा होगा। और वो युद्ध होना आवश्यक नहीं है, ये संभावना ही काफ़ी है चाइना से ये लेने के लिए। अक्साई चिन और अरुणाचल, ये जो डंडोरा पीट रही है चाइना, ये तो ऐसे ही हमको छेड़ने के लिए कर रही है, लेकिन जब उसकी आवश्यकता पड़ सकती है उसी समय हमें ये दोनों जगह वापस मिल सकती है, क्योंकि उन दोनों इलाकों को हमारी सेना शक्ति, हमारी डिफेंस फोर्सेस तगड़े होंगे तो कभी डिफेंड नहीं कर सकती। अक्साई यानी निफा या जो अरुणाचल कहते हैं, उसके लिए तो उसकी लंबी लाइन आती है चंदू प्रोविंस से, 2000 किलोमीटर की रास्ता है, उसमें वो सेना का सारे सामग्री लाते हैं, सेनाओं को बैठा के लाते हैं। क्यों? क्योंकि तिब्बत में उनको विश्वास नहीं है आज भी, और इसीलिए इतनी लंबी जो लाइन है उसको हमारे एयरफोर्स से कभी भी नष्ट करेंगे तो वो फौज को ला नहीं सकते, वो जानते हैं। 1962 में भी यदि हम एयरफोर्स की उपयोग करते तो ये हार नहीं होती, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की हिम्मत टूट गई और उन्होंने फेयरवेल टू आसाम का भी भाषण दे दिया था उस समय। तो आज हमें वो जो सरदार पटेल ने जो चिट्ठी लिखी उसको एक डॉक्यूमेंट बना करके एक एक पॉइंट को उसके अमल करना चाहिए। चाइना का जो सारा व्यापार है वो मलाक्का स्ट्रेट, इंडियन ओशन के मलाक्का स्ट्रेट से निकल के पश्चिम जाती है। 98% उसका ट्रेड जो है, फॉरेन ट्रेड, वो वहाँ से जाती है। और मलाक्का स्ट्रेट कहाँ है? एक तरफ निकोबार आइलैंड जो हमारा है और दूसरी तरफ सुमात्रा जो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया जो है वो चाइना का प्रशंसक नहीं है, विरोधी है, और उसके संस्कृति सब हमारे हिंदू संस्कृति है। उनका 10,000 रुपए के नोट में गणेश है। मैंने एक फाइनेंस मिनिस्टर एक कॉन्फ्रेंस में मिल गया था इंडोनेशिया का, तो मैंने पूछा कि आपने गणेश कैसा लगाया, आप तो बहु मुस्लिम देश है। तो उन्होंने कहा कि 1997 में डिवैल्यूएशन बहुत तेज़ी से हो रही थी, हमारी करेंसी कोलैप्स हो रही थी, हमें समझ में ही नहीं आ रही थी कि क्या करना है। तब एक पंडित ने बाली से, हिंदू पंडित, बाली में हिंदू पंडित बहुत हैं, उन्होंने कहा कि गणेश के चित्र लगा दो, रुक जाएगा रुपए का गिरावट। हमने कहा कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है तो यही ट्राई करेंगे। उन्होंने कहा कि आश्चर्य हुआ कि वो रुक गया। उनका एयरलाइन का नाम है गरुड़ा, और वहाँ के जो सेंट्रल प्लेस है जकार्ता में, वहाँ श्री कृष्ण बैठे हैं रथ में। हमारे देश में करेंगे तो कहेंगे ये कम्युनल आदमी है। उनके नाम सब संस्कृत नाम आज भी है। इसके पहले जो प्रेसिडेंट थी महिला, सुकार्नो की बेटी, सुकार्नो कहते थे, उसका नाम है मेघा। नाम नहीं बदला उन्होंने, संस्कृति नहीं बदला, और वो चाइना के सख्त विरोधी हैं। तो हम वो उस तरफ, हम इस तरफ, हम दोनों अपने अड्डा जमाए नौसेना का, दिस्कत कर दें, विलय हो गया। और एक और बात जोड़िए उससे, विलय होने के बाद पुनर्विचार कभी भी नहीं हो सकती। तो सरदार पटेल ने कहा दस्तखत करो, दस्तखत किया, विलय हुआ। और वो घर गए और देखा रेडियो में कि अनाउंसमेंट हो रहा है कि जवाहरलाल नेहरू उसको यूनाइटेड नेशंस ले जा रहे हैं। तो
वो भाग के गए, उस तक जवाहरलाल नेहरू ने भेज दिया और यूनाइटेड नेशंस में उसको दाखिल की गई। और वो जो विवाद आज है वो सिर्फ उस कारण से है, नहीं तो आज भी हमें चाहेंगे, और मैं समझता हूँ इस 5 साल में तो जरूर करेंगे, एक दिन यूनाइटेड नेशंस को कहना है कि ये जो प्रस्ताव है ये रद्दी की टोकरी में फेंके। उसके कारण कई हैं, उसमें वो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं उस पर कहूँगा नहीं, परंतु विधिवत यूनाइटेड नेशन चार्टर के अनुसार हमें अधिकार है उस प्रस्ताव को वापस लेना। एक कारण बता सकता हूँ जो मैंने मिनिस्टर होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। जवाहरलाल नेहरू ने कैबिनेट से सलाह नहीं ली, कैबिनेट की अनुमति नहीं ली, और इसीलिए नियम है कि जब कैबिनेट कुछ पास करेगी तो अगला गवर्नमेंट भी उसमें समर्पित रहती है, लेकिन कैबिनेट नहीं पास करेगी किसी विषय को तो फिर अगला सरकार उस पर कटिबद्ध नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कैबिनेट में गए नहीं, तो हम तो कहेंगे ये तो इलीगल है, इसको वापस कर दो या अपने कूड़े के टोकरी में फेंक दो। तो यदि सरदार पटेल उस समय उन्होंने जो बात कही थी कि कश्मीर का जो विलय है वो इट इज परमानेंट, वन वे, फाइनल, कैनॉट बी रीओपन्ड, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उनको कहा कि यूनाइटेड नेशन में मैं चले गया हूँ, अब थोड़े दिन के लिए तो बर्दाश्त कर लो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि 370 धारा कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, प्रस्ताव रखा। सब मेंबर्स चिढ़ गए, कहा कि ये कैसा, दूसरे प्रांतों के लिए। सब राजाओं ने कहा कि हमें क्यों नहीं दिया, एक ही राजा को दे रहे हो, हमें भी दे दो 370। तो नेहरू को घबराहट हो गई, तो उसने कहा कि सरदार को कि तुम मुझे बचा दो, मैं लंदन जा रहा हूँ। किसको मिलने के लिए, उसमें मैं अभी बोलने वाली नहीं हूँ, मैं लंदन जा रहा हूँ, तुम देख लो इसको। तो बेचारे सरदार पटेल हजम पीने विष पीने वाले सरदार हैं, विष पीने वाले हैं, तो उन्होंने विष पिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबको शांत किया और कहा कि ये टेम्पररी है। और कैसा टेम्पररी है कि इसको रद्द करने के लिए पार्लियामेंट की वोट की आवश्यकता नहीं है और कश्मीर की जनता को पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे तो ऊपर लिखा है टेम्पररी प्रोविजन विद रिगार्ड टू जम्मू एंड कश्मीर, और इसको आज रद्द